नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ और अन्य परीक्षाओं के लिए जो कंप्यूटर कॉमन है 15 अंकों का, उसी को हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था भविष्य के कौशल और ई-गवर्नेंस से संबंधित। ये नए चैप्टर्स हैं, इनकी आपकी जो परीक्षा होने वाली है, जो भी परीक्षा होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा में अब कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसके लिए आपके ये टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हाँ, रोल अदा करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिए थे और 71 से आज से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, 2 जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आप इसको जॉइन करते हैं, तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा और बहुत सारे नए-नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ के लिए अगर आप 65 अंकों का बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है। उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और आपको इसमें पीडीएफ भी दी जाएँगी। पीडीएफ प्रिंट करने का ऑप्शन होगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए, एक्सपोर्ट करिए और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें बार-बार, ठीक है? हाँ, तो चलिए ये आपको जानकारी देनी थी। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से। 71 नंबर को पढ़ो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्षैतिज पोर्टल नहीं है? बताइए। एओरल है या फिर याहू है, सेलनेट है या एमएसएन विंडोज लाइव। इनमें से कौन सा है जो क्षैतिज पोर्टल नहीं है? सबसे पहले ये सी पार्ट होगा सेलनेट, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये क्षैतिज पोर्टल होता क्या है? ये जो वेब पोर्टल होते हैं, गौर करना, वेब पोर्टल, सामान्यतः वेब पोर्टलों को क्षैतिज पोर्टल, क्षैतिज पोर्टल और इसके अलावा ऊर्ध्वाधर पोर्टल, ऊर्ध्वाधर पोर्टल में विभाजित किया जाता है। ये जो ऊर्ध्वाधर या हम कहें क्षैतिज पोर्टल या ऊर्ध्वाधर पोर्टल में ये जो वर्टिकल पोर्टल है, इसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले। वर्टिकल पोर्टल, वर्टिकल पोर्टल क्या होते हैं? ये वर्टिकल पोर्टल दरअसल किसी खास व्यावसायिक व्यावसायिक फर्म से या फर्म में सहायता के लिए बनाए जाते हैं या फर्म की सहायता के लिए डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल पोर्टल होगा, ऊर्ध्वाधर पोर्टल जो होगा, वो सामान्यतः किसी खास व्यावसायिक फर्म्स के लिए, किसी खास क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वहीं अगर आप हॉरिज़ॉन्टल पोर्टल की बात करोगे, हॉरिज़ॉन्टल पोर्टल, ये क्या है? दरअसल हॉरिज़ॉन्टल पोर्टल ये वास्तव में एक एकल इंटरफ़ेस होता है या हम कहें एक एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से उपयोगकर्ता के जो एकत्रित डेटा होता है, उससे अ, एकत्रित डेटा को दरअसल प्रदान करने के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। और इसका अगर एक सीधा-सा एग्ज़ाम्पल देखना चाहो तो गूगल। इसका मतलब क्या है? हॉरिज़ॉन्टल पोर्टल क्या होता है? ये एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता को एकत्रित डेटा एकत्रित डेटा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रदान करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? और इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल क्या है? गूगल। तो ये हॉरिज़ॉन्टल पोर्टल और वर्टिकल पोर्टल के मुख्य खास अंतर हैं। वही आपसे यहाँ पूछा है कि कौन-सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है? सेलनेट एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट देखो 72, कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहाँ उत्पादों या सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत है, उसे क्या कहते हैं? फिर से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसी स्थिति बताओ जहाँ उत्पादों और सेवाओं के बीच कोई अंतर ना हो और साथ ही साथ उत्पादों को चुनने का एकमात्र आधार कीमत ही हो। इसे कहा जाता है कोमोडिटाइजेशन या फिर कमोडिटीकरण, है ना? अब देखो जरा ये कमोडिटीकरण क्या है? हिंदी में कहेंगे इसे कमोडिटीकरण। देखो, कमोडिटीकरण, ये क्या है? आपसे अगर पूछा जाए सिंपल सी परिभाषा में कि क्या है ये? तो आप बताओगे यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, दरअसल यह एक प्रक्रिया है, जिसमें होता क्या है? जिसके द्वारा बाजार में
कुछ उत्पाद, ध्यान देना, बाजार में उत्पाद ही होंगे, मार्केट में प्रोडक्ट्स होंगे और जिन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाया है वो अपना सेल कर रहे होंगे। तो जिसके द्वारा ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजार में कुछ उत्पाद एक दूसरे के लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर इनको आप अंतर देखोगे तो इनका अंतर करने का एकमात्र तरीका है, वो है कीमत। कीमतों के आधार पर इन्हें अलग करना या हम कहें इन्हें अलग करने का एकमात्र तरीका है या एकमात्र आधार है कीमतें। तो कीमतों के आधार पर इनको अलग किया जाएगा, ठीक है? ये इसे कहा जाता है कमोडिटीकरण। यानी कमोडिटीकरण क्या है? आपसे अगर ये पूछे, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बाजार में बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन इनको कीमतों के आधार पर हम हाँ, इनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा था कि सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन चुनने का इनका एकमात्र तरीका यही होता है कि इनकी कीमतें, उसे कहा जाता है कमोडिटीकरण। 73 देखो, वे कौन-सी सामग्रियाँ हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं? कौन-सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो, कह रहा है उन सामग्रियों की बात कर रहा है जो आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। उन्हें कहा जाता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्रियां। नेक्स्ट देखो 74, क्रय वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक खरीदार होता है और एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है, ठीक है? और विक्रेता क्रमिक रूप से कम बोलियां प्रस्तुत करता है और व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जब तक कि केवल एक विक्रेता न रह जाए। यानी कम बोली, उससे कम बोली, उससे कम बोली, उससे कम बोली, ऐसे ऑक्शन होता है, इस तरह से नीलामी होती है। तो इस प्रकार की नीलामी को कहते हैं उल्टी नीलामी या फिर हम कहें रिवर्स नीलामी, रिवर्स ऑक्शन, यही सही हो जाएगा। 75 क्या कह रहा है? कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान, जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके। बताओ भाई, इसे क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशंस स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है जहां इंफॉर्मेशंस को फटाक फटाक से निकाला जा सके, अर्थात जल्दी से निकाला जा सके? इसे कहा जाता है एड्रेस बुक। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एड्रेस बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा है कि सी टू सी का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। सी टू सी ई कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत संरचना आवश्यक है। ठीक है, आधारभूत संरचना आवश्यक भी है। कौन सी आधारभूत संरचना आवश्यक है? एक कस्टमर ये बैठा है, एक कस्टमर ये बैठा है, ये दोनों एक दूसरे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। बताओ कि क्या बीच में होना चाहिए इनके बीच में होना चाहिए। अगर ये ई कॉमर्स कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो इनके पास www यानी कि इंटरनेट हो, ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट स्टैंडर्ड ये आवश्यक नहीं है। कॉर्पोरेट नेटवर्क होना चाहिए, एक इनके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर ये हाँ अपने सामान की ट्रेडिंग कर सके। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, एक और तीन, सी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो सी टू सी मॉडल है, सी टू सी, ये इसको बोलते हैं ग्राहक से ग्राहक, हिंदी में कस्टमर टू कस्टमर, ग्राहक से ग्राहक, या आप कहो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये क्या है वास्तव में? वास्तव में ये एक व्यवसाय मॉडल होता है और इसके अंतर्गत एक ग्राहक दूसरे ग्राहक के साथ आपस में ट्रेडिंग करते हैं। बात समझ पा रहे हो? www और कॉर्पोरेट नेटवर्क इसके लिए आवश्यक है, आधारभूत संरचना है। 77 देखो, तरह ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका क्या है? कोई भी जानकारी हो, सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन, ठीक है? मैसेज को आप एन्क्रिप्ट करिए और एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डेटा को पढ़ना, डेटा को समझना, ये हार्ड हो जाता है, किसी के लिए कठिन हो जाता है। इसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। तो एन्क्रिप्शन के बाद डेटा सिक्योर हो जाता है। ये हाँ, ये एन्क्रिप्शन की खूबी है। तो इसका 77 का सही उत्तर हो जाएगा सी। और वही आपसे पूछा था, ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारी को
सुरक्षित रखने का एक तरीका कौन सा है? मैसेज को एन्क्रिप्ट रखें, ठीक है? नेक्स्ट देखो कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? ईमेल सुविधा प्रदान करता है वो प्रोटोकॉल बताओ। इस प्रोटोकॉल की मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूँ आपसे। एसएमटीपी रट्टा मार लीजिए, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे। सी पार्ट सही हो जाएगा। आओ समझो। एसएमटीपी, एस एम एस एम टीपी क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे। ये क्या है? अगर आपसे सीधी सी एक लाइन में पूछे तो आप बताओगे ये एक टीसीपी, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यही आईपी है जो छोटे-छोटे पैकेट्स को एड्रेस देता है, ठीक है? तो ये एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग ईमेल भेजने में, ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। ये बात आप समझ पाए? हाँ, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। 78 का आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एसएमटीपी। नेक्स्ट देखो 79। कह रहा है टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? टेक्स्ट आपने कोई टाइप किया, ठीक है? किसी से आप बतिया रहे हो और क्या हाल चाल है, कैसा खाना खाया, आज क्या बना था, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें, या फिर राजनीतिक मुद्दे कोई हो गए कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये न्याय देवी थी इनकी मूर्ति बदल दी है, तो आपका क्या विचार है? इस तरह की आप टेक्स्ट के रूप में बातचीत कर रहे थे, तो ये कौन सा शब्द है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चैटिंग, ठीक? नेक्स्ट देखो 79 के बाद 80। ईमेल के साथ हम आगे भरो इसको, फाइल अटैच कर सकते हैं। हम एक से अधिक फाइल अटैच कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हम एक से अधिक फाइल नहीं अटैच करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके आगे ऑप्शन पढ़ो जरा, देखते हैं। एक फाइल अटैच कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज सही होगा। नन ऑफ दीज में क्या सही होगा? इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि ईमेल के साथ हम अटैच कर सकते हैं कितनी फाइल। फाइल का साइज एक तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी फाइल का साइज क्या होगा, और दूसरा निर्भर करता है कि आप कितनी क्षमता, अ, या हम कहें कितनी सीमा की फाइलें अटैच करोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो, ईमेल के साथ एक बात समझो, जब भी कभी ईमेल के साथ आप फाइल अटैच करोगे तो 25 एमबी, इसको फिगर याद कर लेना, 25 एमबी की फाइलें ही अटैच की जा सकती हैं, अटैच की जा सकेंगी, ठीक है? 25 एमबी की फाइलें ही अटैच की जा सकेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल है, ईमेल में अटैचमेंट अकाउंट, ईमेल का जो अटैचमेंट अकाउंट है, अकाउंट की कोई सीमा नहीं होती है, की सीमा नहीं होती। आप चाहो तो कितनी भी फाइलें अटैच कर दो, लेकिन मेल का साइज ये सीमित होता है। लेकिन मेल के साइज को सीमित किया गया है। मेल का साइज सीमित होता है, ठीक है? और मैक्सिमम कितनी? 25 एमबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 81। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये विकसित किया गया था। क्यों? एक बात समझो, इस शब्द को उठाओ और मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। MIME, MIME क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है? इसका मतलब समझो जरा इसी शब्द में। मल्टीपर्पज का मतलब होता है बहुआयामी, बहुत सारे काम करता है। कहाँ काम करता है? इंटरनेट पर। इसलिए मेल के संबंध में एक्सटेंशन कर दिया गया, यानी कि इंटरनेट पर मेल जो सर्विस है उसके बहुत सारे कामों को विस्तारित किया गया है। उसी प्रोसेस को कहा गया है MIME। फिर से समझो, इंटरनेट पर जो जीमेल है या फिर मेल है कोई, मेल के जो पर्पज हैं, उद्देश्य हैं, उनको विस्तारित किया गया है, और यही प्रोसेस है MIME। अब देखो,
विस्तारित किया गया इसका मतलब क्या है? विस्तारित करना। मान लो अभी मेल कोई आपने भेजा, तो कोई आपने टेक्स्ट भेज दिया। अब इसका विस्तार हो गया है। अब आप मेल में चित्र भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो। बहुत सारे और भी इसमें कंडीशंस लगाई गई हैं। आदि सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हो। यही किया गया है एक्सटेंशन। बात समझ गए? तो ये जो लिखा है, ये जो शॉर्ट फुल फॉर्म है, इसी फुल फॉर्म से एक परिभाषा निकालो। परिभाषा क्या निकालोगे? एमआईएमई क्या है? तो एमआईएमई वास्तव में इसमें एसएमटीपी की जो एसएमटीपी मतलब जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? पहले आप टेक्स्ट भेजते थे, अब आप चित्र को भी भेज सकते हो, पिक्चर्स को भी भेज सकते हो, ऑडियो को भेज सकते हो, वीडियो को भेज सकते हो। तो आदि सुविधाएं भी प्रदान करने की एमआईएमई के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये जो एमआईएमई है इसका विकास किया था नॉर्थन बैरेस्टीन ने। नॉर्थन बैरेस्टीन, इनका नाम भी आप चाहो तो याद रख लेना, नॉर्थन बैरेस्टीन। लेकिन हालांकि इतना अनिवार्य है नहीं, फिर भी आप केवल और केवल इसका फुल फॉर्म याद रखोगे और एमआईएमई क्या है, बस इतना याद रखोगे। फुल फॉर्म अगर आपको याद हो गया तो आप ये सारी बातें याद रख पाओगे फुल फॉर्म से ही। एक बार फिर समझ लो, एमआईएमई को मैंने क्या लिखा? मल्टीपर्पस, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कहाँ पर करता है? इंटरनेट में। और उद्देश्यों की पूर्ति किसके माध्यम से करता है? मेल के माध्यम से। मेल की जो सेवा थी उसको एक्सटेंड किया गया है। चित्र भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ये है एक्सटेंशन। ठीक है? इंटरनेट पर मल्टीपर्पस। वापस आओ, अब इसमें पढ़ो आप ऑप्शन। एमआईएमई विकसित किया गया था किस लिए? टेक्स्ट, वीडियो युक्त ईमेल मैसेज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, हो सकता है, लेकिन और अभी पढ़ो आगे, हो सकता है इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए। टेक्स्ट, ऑडियो, अब देखो इसमें वीडियो है, यहाँ ऑडियो भी आ गया, तो अब ये गलत हो गया, ये भी सही, ये अब सही होगा। ऑडियो वीडियो युक्त ईमेल मैसेज के समर्थन करने के लिए, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर आओ, ऑडियो वीडियो, यहाँ टेक्स्ट गायब हो गया, खत्म करो इसको। टेक्स्ट आधारित, यहाँ केवल टेक्स्ट है, ये भी खत्म करो। एम आई एम ई, एम आई एम ई का विकास किया गया था टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो युक्त मेल मैसेजेस का समर्थन करने के लिए। ठीक है? 81 का सही हो जाएगा आपका पी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 82 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? बताओ भाई, ईमेल सर्वर कौन सा नहीं है? रेडिफ मेल है, आउटलुक है, लिंक्डइन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये लिंक्डइन है क्या? दरअसल लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग, ये एक साइट है और बिजनेस दरअसल मार्केटिंग के लिए ये लिंक्डइन काफी प्रसिद्ध है ना? अच्छा, रेडिफ मेल, आउटलुक, इनमें जरा आओ। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पिछले साल जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था, जो 2000 संभवतः 23 वाला हुआ था पेपर, देख लेना आप लोग। यहाँ से नोट बना के दो तीन बातें लिखो। कौन कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित, मेल सेवा कौन सी है? ये पूछा गया था। आउटलुक, आउटलुक, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेल सेवा कौन सी है? आप बताओगे आउटलुक। दूसरी बात, याहू मेल, याहू, ये क्या लिखा हूं मैं? याहू मेल है ना? याहू मेल, याहू मेल किसके द्वारा संचालित है? ये याहू के द्वारा संचालित है, याहू के द्वारा संचालित है। अब आ जाओ एक और, जीमेल, सब लोग यूज करते होंगे, ये किसके द्वारा संचालित है? जीमेल संचालित है गूगल के द्वारा। एक और आ जाओ, आई क्लाउड, आई क्लाउड मेल, ये किसके द्वारा संचालित है? एप्पल। ठीक, ये संचालन पूछता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो। नेक्स्ट देखो, वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा टी। नेक्स्ट देखो 83 नंबर, 83 नंबर कह रहा है, 83 नंबर कह रहा है मेल के विषय में बताता है। मेल के विषय में कौन बताता है? सीसी बताता है, बीसीसी बताता है, टू बताता है, या फिर सब्जेक्ट बताता है? इसी तरह का एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। देखो, जैसे भी आप खोलते हो मेल को, तो आप जब कंपोज में जाते हो, तो कंपोज में आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलता है, ध्यान दो, कुछ ऐसा आपको मिलता है डायलॉग बॉक्स।
ठीक। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपका होता है टू, आप किसे भेज रहे हो। यहाँ पर कॉलम में होता है BC, पहले होता है CC, ठीक है। फिर इसके बाद होता है BCC, CC और BCC। इसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और यहाँ होता है सबसे नीचे, इसको बोलते हैं, यहाँ सेंड होता है तो, और यहाँ पर फिर आपका टेक्स्ट लिखा जाता है। वीडियो होगा कोई भी तो यहीं पर शो हो जाएगा, या फिर कभी कभी यहाँ शो होता है कि यहाँ चला गया है। इसके बाद फिर ऑडियो कुछ भी आप भेज सकते हो, यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। या टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख दो। अब कह रहे हैं कि मेल के विषय में कौन बताता है। मेल के विषय में बताता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये बताता है मेल में क्या है। टाइटल देते हो आप तो यही सब्जेक्ट है, यही बताता है मेल के विषय में। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जब आप कंपोज में जाते हो तो जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वहां मेल में क्या क्या होता है, उस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या होता है। तो ध्यान रखें, यही ऑप्शन ध्यान रखिएगा। टू होता है, सब्जेक्ट होता है, CC होता है, BCC होता है, और साथ ही साथ सेंड नहीं पूछा जाता है। बस 1 2 3 4 यही 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं आपसे, और उन 4 में घुसा देगा एक कोई ऑप्शन। जैसे हमने लिखा टू होता है, CC होता है, BCC होता है, और चौथा ऑप्शन मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होता है, ठीक है। 83 का सही उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट। यही है जो मेल के विषय में जानकारी देता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप क्रेता या विक्रेता हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप व्यापार कर रहे हो, बात खत्म। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप व्यापार कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के 4 प्रमुख प्रकारों का हिस्सा है। B2B, B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर है। C2B है, कंज्यूमर या कस्टमर टू बिजनेस है। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता है। किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता है। नवाचार भी है, समेकन भी है, पुनर्खोज भी है, संरक्षण नहीं है। ध्यान दो, नवाचार के, या हम कहें ई कॉमर्स के 3 चरण, ई कॉमर्स के 3 चरण। ये ई कॉमर्स के 3 चरण याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। सबसे पहला चरण कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा है, और इसके बाद तीसरा चरण कौन सा है। इनके नाम याद रखो बस, और कुछ नहीं। पहला है स्टार्टअप, स्टार्टअप। साथ ही साथ स्टार्टअप जब आप खोलोगे, नवाचार करोगे, तो आप उम्मीद करोगे कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो, अर्थात नवाचार। दूसरा, दूसरा है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से सीधा सा आशय है स्थिर विकास हो जाना, स्थिर विकास हो जाना, या फिर इस समेकन, ठीक। और तीसरा चरण है, इसे बोलते हैं परिवर्तन या फिर पुनर्खोज, और साथ ही साथ नवीनीकृत, नवीनीकृत विकास हो। तो ये 3 चरण हैं आपके ई कॉमर्स के, नवाचार, समेकन और पुनर्खोज, संरक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखो 87, ईबे Amazon.com किससे संबंधित है। ईबे और Amazon.com ये है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 88, ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की जाती थी उसे क्या कहा जाता था। ई कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की जाती थी उसे कहा जाता था बर्ट्रेंड बाजार। ये बर्ट्रेंड एक महोदय थे जिनका नाम था जोसेफ बर्ट्रेंड, जोसेफ बर्ट्रेंड, ठीक है। और ये एक अर्थशास्त्री थे। दरअसल इन्होंने समान वस्तुओं के उत्पादन के उपरांत की जो कीमतें होती हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की कल्पना को, हाँ, साकार किया था। तो आदर्शवादी बाजार की कल्पना की जाती है उसे कहा जाता है बर्ट्रेंड बाजार। नेक्स्ट देखो 89, 89 में कह रहा है कि किस प्रकार का ई कॉमर्स है जो उपभोक्ताओं के बीच एक दूसरे के साथ व्यवहार पर केंद्रित रहता है। एक ये कंज्यूमर है, एक ये उपभोक्ता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, ये भी सी है, ये भी सी है, कंज्यूमर ये भी है, कंज्यूमर ये भी है। तो ये हो जाएगा C2C व्यापार। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के बीच में जो व्यापार होता है वो केंद्रित होता है C2C, ठीक है। नेक्स्ट देखो 90, निम्नलिखित सभी प्रौद्योगिकियों में जिनका उपयोग
को छोड़कर किसको छोड़कर? आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी ये एकत्र करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जासूसी को भी किया जाता है, कुकीज़ के बारे में तो आप सबको पता होगा, जीमेल लर्निंग, ठीक है? और सॉरी एनोनिमाइज़र ये लिखा है, यही नहीं किया जाता है। एनोनिमाइज़र क्या होता है आओ देखें। एनोनिमाइज़र, एनोनिमाइज़र, ठीक है? एनोनिमाइज़र के बारे में जब आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यह एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर होता है, यानी कि छद्म सर्वर, हिंदी में बोलते हैं, एक छद्म सर्वर है। करता क्या है? यह ब्राउज़ करते समय जब आप ब्राउज़ करते हो, तो यह ब्राउज़ करते समय जो इसका उपयोगकर्ता होता है, अपने उपयोगकर्ता के द्वारा प्रकट किए जाने वाले प्रकट किए जाने वाले डेटा को सीमित करता है। सीमित करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे कोई सेवा हो या फिर कोई डेटा हो, इसको गुमनाम बनाता है। गुमनाम बना देगा, एनोनिमस बना देगा, ठीक है? आप इसको सर्च करने से दूर हो जाएँगे। तो कुल मिला के एनोनिमाइज़र क्या होता है? एक वास्तव में प्रॉक्सी सर्वर होता है, जो सेवा और डेटा को आपके लिए आप हो उसके उपयोगकर्ता, तो आपके लिए उसको गुमनाम बना देगा या फिर हम कहें सीमित कर देता है, ठीक है? तो ये हाँ, ऑनलाइन जानकारी एकत्र नहीं करता है, दिस इज़ एनोनिमस अ, या हम कहें प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है? तो 90 का क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा डी। 90 का सही उत्तर है डी और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। चलते-चलते मैं 2 बातें एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँ। वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वीपीओ के लिए 65 अंकों का कंप्लीट बैच अभी स्टार्ट हुआ है, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।